Nalanada's Academy. हो गया शुरू। देखिए, बात कर रहा हूं विदेशी आक्रमण के बारे में। अभी तक आपने जो पढ़ा है, एक तो पाषाण काल की चर्चा हो गई हमारी, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात हो गई, उसके बाद में फिर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात हो गई। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा महाजनपद काल। महाजनपद काल का उदय क्यों हुआ, 16 महाजनपद कौन से थे, मगध महाजनपद में कौन कौन से वंश हुए, वो बात हो गई। मगध महाजनपद में लास्ट जो आपका वंश था उसका नाम था नंद वंश, और नंद वंश के समय कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण हुआ। यानी नंद वंश के समय जो एक प्रमुख घटना थी वो थी सिकंदर का आक्रमण। नंद वंश का अंतिम शासक अगर मैं कहूं तो कौन था, तो आप कहेंगे धनानंद था। तो इसी धनानंद के समय कहते हैं कि सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिकंदर का आक्रमण जरूर हुआ 326 बीसी में, लेकिन सिकंदर भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कोई आक्रमणकारी नहीं था। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण नहीं करा, बल्कि सिकंदर से पहले, क्योंकि सिकंदर तो एक यूनानी था, ध्यान रखिएगा, सिकंदर जो था वो एक यूनानी था। ये यूनानी था यानी यूनान का था। इससे पहले भारत पर आक्रमण कर चुके थे आपके ईरानी लोग। यानी इनसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया वो किसने किया, ईरानियों ने किया। अभी मैं बात करूं आपसे दोनों की लोकेशन को लेकर के कुछ हद तक, तो शायद आपको लोकेशन दिखा दूं, ठीक है। तो अफ्रीका के मैप से शुरू करता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा कम से कम माइंड में सेट तो होगा। ये केवल एशिया का बना दूं मैप। ये अभी पहले आप ये देखिए, सामान्य तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, इधर ये यूराल पर्वत है, इससे ये यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया। सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है। इंडिया के इधर आप जाओगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान। ये मैं इंडिया के मैप से इधर आपको बताता हूं। यहां आप इंडिया के मैप से देखोगे यहां तो ये मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के आगे ईरान। ये है ईरान। यानी सिंपल सी बात है, अगर यहां पर मैं लोकेशन की बात करूं तो अगर इंडिया यहां पर है तो ईरान कहां पर रहा होगा आपका, ये है ईरान, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो ईरान से आगे आपको पड़ेगा इराक, ठीक है, फिर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये सब पड़ेगा। इधर नीचे है ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र, ये यमन हो गया, ओमान हो गया। इधर देखिए मैप में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये तो ये है, तो यानी यमन हो गया, ओमान हो गया, इधर सऊदी अरब हो गया, तो ये ईरान है। ईरान के आगे है इराक, ठीक है, इराक, सीरिया। ऊपर जाओगे तुर्की वगैरह पड़ेगा। आगे चल के यूरोप में एक द्वीप पड़ता है, द्वीप नहीं कहूंगा, प्रायद्वीप कहूंगा, जिसका नाम है बाल्कन प्रायद्वीप। इस तरीके से वो बाल्कन प्रायद्वीप है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो उस चीज को थोड़ा सा ढंग से आप लोग जान लो। तो यहां पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यूरोप के बारे में बता दूं, इस मैप से ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। यहां पर नीचे आप देखोगे तो यहां पर कौन कौन से देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन। इधर ये पता है, ठीक है, फ्रांस, और इधर पोलैंड। इधर आप देखोगे तो ये 3 देश हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और स्लोवाकिया, और इधर है एक चेक। यहां नीचे देखोगे आप, इधर है इटली, और यहां पर आप देखोगे यहां पर है ये बाल्कन प्रायद्वीप। ये है एक बाल्कन प्रायद्वीप, यानी इटली के साइड में एक बाल्कन प्रायद्वीप है। इस बाल्कन प्रायद्वीप में कई सारे देश हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, यहीं पर एक देश है आपका ग्रीस, यहीं एक देश है ग्रीस, ये देश है ग्रीस, ये है ग्रीस। और इसी ग्रीस को किस नाम से जाना जाता था आपका,
यूनान के नाम से जाना जाता था। यही है जिसे आज आप ग्रीस कहते हैं, यही यूनान के नाम से जाना जाता था। ये किधर है आपका? यूरोप में। इस मैप के साथ अगर मैं एशिया को जोड़ दूं तो मैं ऐसे करके जोड़ सकता हूं। ये यहां पर ये हो गया कौन सा? टर्की हो गया, और इधर ये ऐसे ये हो गया सऊदी अरबिया। इधर हम बात करें, ये मैपिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब हो सकता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर। ये हो गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और फिर इधर जाकर के ये इस तरीके से आपका जुड़ जाएगा। तो आप सोचिए ना, इधर है क्या आपका? ये है, ये वाला पार्ट कौन सा है? ईरान, और ये यहां पर क्या है? ग्रीस। अंतर है दोनों में, ठीक है। तो खैर ये मैंने तुम्हें थोड़ा इस तरीके से बता दिया बना करके। ये बात ज्योग्राफी की है तो यहां मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अब फिलहाल यहां समझिए आप क्या मामला है। मामला ये है कि यहां पर हो गया ईरान, और मैं इधर आगे बना लेता हूं आपका, यहां पर हो गया यूनान, ठीक है। थोड़ा इधर बना लेता हूं, ये हो गया आपका यूनान। तो कहा यह जाता है कि यहां पर यहां पर ईरान में एक वंश हुआ करता था। इस वंश का नाम था हकमनी वंश। एक वंश हुआ करता था हकमनी वंश। यह बात लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहां पर एक वंश हुआ करता था, और इस वंश का नाम था आपका हकमनी वंश। यह बात उसी समय की है जिस समय भारत में हर्यक वंश था। यानी आप सोचिए, जिस समय ईरान में हकमनी वंश था, उस समय भारत में जो वंश था उस वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में मैं आपको चीजें डिटेल में बता चुका हूं कि कैसे क्या थी क्या नहीं थी। पहला शासक हर्यक वंश का कौन था? बिंबिसार। उसके बाद में कौन आया? अजातशत्रु। फिर कौन आया? उदयन आया। ध्यान रखना, हकमनी वंश कहते हैं। हकमनी वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था साइरस। साइरस वह पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करी थी, लेकिन कहते हैं कि इसे सफलता नहीं मिल पाई थी। यानी साइरस वह पहला हकमनी वंश का शासक था जिसने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करी। इसने पंजाब और सिंध क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। यानी सामान्य तौर पर इसे में हम क्या मान सकते हैं? एक असफल व्यक्ति मान सकते हैं कि इसका आक्रमण जो था वो असफल था। इसके बाद में कहा यह जाता है कि इसके बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम था डेरियस प्रथम, या जिसे जाना जाता है दारा प्रथम के नाम से। कहते हैं दारा प्रथम वह शासक था जिसने भारत के सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र को जीत लिया था। यानी कहना चाहिए कि यह पहला आक्रमणकारी था, पहला आक्रमणकारी जो कि सफल हुआ भारत के कुछ आंशिक क्षेत्र पर अधिकार करने में। और इसका वर्णन इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया है। आपने नाम सुना है हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने भी बताया है कि हिस्टोरिका में कि दारा प्रथम के समय पर भारतीय क्षेत्र हकमनी वंश के साम्राज्य के अधीन आ चुका था। और मेनली क्या था ना, जो हकमनी वंश का साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी बहुत ज्यादा विस्तारित था। इस तरीके से बहुत ज्यादा विस्तारित था। अब होता क्या था, इन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट रखा था। ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे प्रांत होते थे इन्हें क्षत्रपी कहा जाता था। यानी ईरानी लोग इन छोटे छोटे प्रांतों को कहते थे क्षत्रपी, इन्हें क्षत्रपी कहा जाता था। और इनका प्रमुख जो होता था वो होता था क्षत्रप। इनका प्रमुख जो होता था वो होता था क्षत्रप। तो कहते हैं कि चूंकि ईरानियों ने तो अपने पूरे क्षेत्र को, साम्राज्य को क्षत्रपी में बांट रखा था, यानी प्रांतों में बांट रखा था। तो हेरोडोटस बताता है कि दारा प्रथम के समय भारत का पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र किसके अधीन चला गया था? हकमनी साम्राज्य के अधीन चला गया था। और इस समय पर जो भारत का पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र था यह हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यानी आप समझिए कितना बड़ा साम्राज्य होगा कि भारत उनके साम्राज्य का 20वां प्रांत है। हालांकि भारत का मतलब संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत से नहीं था। उन्होंने जो जीता था वो केवल पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र को ही वो लोग जीत पाए थे, हकमनी वंश के लोग। लेकिन उतना क्षेत्र भी उनके साम्राज्य का कौन सा प्रांत था? 20वां प्रांत। हेरोडोटस ये भी कहता है कि यहां से एक बहुत बड़ी आय उन लोगों को प्राप्त होती थी। लगभग 360 टैलेंट सोना,
360 टैलेंट सोना जो है वो यहां से प्राप्त करते थे वार्षिक रूप से। और यह भी वो कहता है कि हकमनी वंश की ये सबसे ज्यादा आय थी, यानी भारतीय क्षेत्र से 20वें प्रांत से होने वाली आय जो थी वो सबसे ज्यादा थी। 360 टैलेंट, अगर टैलेंट को आप बदलेंगे तो लगभग एक टैलेंट का मतलब हो गया लगभग 50 केजी आप मान लो। 48 अलग अलग है यूनिट इसकी, ठीक है, कहीं 48 होती है, कहीं 49 होती है, कहीं 50 होती है, एवरेज आप 50 मान के चलिए, यानी 50 केजी बराबर एक टैलेंट होता है। तो 360 टैलेंट सोना के बराबर इनकम उनको किधर से मिलती थी? आपका भारतीय क्षेत्र से मिलती थी, जो कि हकमनी साम्राज्य का ही क्या था? एक प्रांत था। तो सोचिए साइरस ने आक्रमण किया जिस समय भारत में हर्यक वंश था, उसके बाद में दारा प्रथम आपका सफल आक्रमणकारी हुआ जो सफल हो गया। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरे का पूरा साम्राज्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यानी हकमनी साम्राज्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। मजबूत होने का कहीं ना कहीं रीजन यही मानते हैं कि इनकी आय बहुत ज्यादा थी और ये आय मुख्यतः ये भारत से ही प्राप्त करते थे। अब उधर से एक साम्राज्य अपने को बढ़ाता हुआ आ रहा था, और वो कौन सा था आपका? वो था यूनानी। और कहा जाता है कि ये लोग आपस में टकराने लगे, यानी साम्राज्य विस्तार की कहानी तो ये होती है कि एक ना एक दिन तो टकराना ही है। फिर क्या हुआ, आपस में ये लोग टकराने लगे, आपस में ये लोग टकराए। तो कहा यह जाता है कि यूनानी लोग जो हैं वो हमेशा हार जाते थे ईरानियों से, और इस हारने का कारण कुछ ये था कि ईरानी जो थे वो आर्थिक रूप से बड़े स्ट्रांग थे। इस पर एक दो कहानियां भी मिलती हैं आपको, मैं अब एक चीज और बता देता हूं। यह भी कहा जाता है कि हेरोडोटस जो था वो इतिहास का पिता है, और हेरोडोटस ने भारतीय इतिहास के बारे में भी कुछ लिखा है, भारत के बारे में, भारत और फारस के व्यापार के बारे में कुछ लिखा है। लेकिन हेरोडोटस कभी इंडिया में नहीं आया। और मजे की बात आप जानते हो कि हेरोडोटस किधर का था? आपका हेरोडोटस था यूनान का। तो यहां पर एक कहानी यह पता चलती है कि हेरोडोटस जो था वो यूनान का सदस्य था, यानी यूनान में रहता था। ये वहां पर राज दरबार में रहता था, लेकिन इसके अंदर एक बुरी आदत ये थी कि ये जो कुछ भी सुनता था उस चीज को ये लिख डालता था, यानी जो भी कुछ मिलता था उस पर लिख देता था, या बातें मतलब रोक नहीं पाता था, बातें बता देता था। तो कहते हैं जितनी भी बात होती थी दरबार में वो सब चीजें होती थी गुप्त, जो भी रणनीति होती थी, कूटनीति होती थी ईरानियों के खिलाफ, वो सब कूटनीति को लोगों के सामने रख देता था। और ऐसे में वो सब बातें ईरानियों तक पहुंच जाती थी, और वो अपने प्रति चले जाने वाली जो अगली चाल होती थी उसको पहले से ही समझ जाते थे और उसके प्रति तैयार हो जाते थे। तो ऐसा भी पता चलता है। और कहते हैं जब ऐसा हुआ, यूनानियों को एक दो बार जब हार का मुंह देखना पड़ा ईरानियों से लड़ते हुए, तब उन्होंने हेरोडोटस को वहां से निकाल दिया। और कहते हैं हेरोडोटस को जब वहां से निकाल दिया तो हेरोडोटस तो यूनान का फिर दुश्मन हो गया। और कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो आप सोचिए ना, ईरानियों का दुश्मन यूनान, और अब यूनानियों का दुश्मन बन गया हेरोडोटस। तो सिंपल सी बात है, हेरोडोटस क्या हो गया? ईरानियों का दोस्त हो गया। तो ईरानियों ने इसे अपने साम्राज्य में बुला लिया, यानी अपने यहां पर बुला लिया। अब उसके बाद में जब ये ईरान में रहा तो इस समय पर भारतीय राज्य जो है वो आपका इनके अधीन जा चुका था, ईरानियों के हकमनी वंश के अधीन जा चुका था। तो उस समय पर जो भी ईरानी सैनिक आते थे भारत में, और वो भारत में रहते थे, भारत में लड़ते थे, यहां पर रह के जो कुछ भी करते थे उसका जिक्र वो वापस जाकर के वहां किया करते थे हकमनी वंश में। और जब वो वहां ये सब डिस्कस किया करते थे, चर्चा किया करते थे, तो कहते हैं इसको सुन लेता था हेरोडोटस, और जो बात वो सुनता था वो उसी बातों को लिख देता था। किसके नाम से? भारत के नाम से, भारत और फारस के नाम से, क्योंकि नीचे क्या है? फारस की खाड़ी है, ईरान के नीचे फारस की खाड़ी है। तो उसी बात को वो लिख देता था कि भारत में क्या होता है, वस्त्र कैसे पहनते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, सीने पर कवच पहने हुए होते हैं, दुनिया भर की बातें वो लिख देता था। काफी हद तक काफी जगह अटपटा सा वर्णन किया, और अटपटे से वर्णन करने का रीजन जो है वो ये है क्योंकि बातें सुनी हुई हैं, सुनी हुई चीजों का वर्णन किया गया है। तो यही कारण है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहली बार भारत के बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया, वो चूंकि हेरोडोटस है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। तो अब क्या हुआ? अब सिस्टम ये बढ़ा कि इधर से यूनानी साम्राज्य बढ़ रहा है और इधर से ईरानी साम्राज्य बढ़ रहा है। तब ऐसे में दोनों के बीच में टकराव हुआ। अभी एक चीज क्या है ना, यूनान में एक व्यक्ति का उदय हो गया और उसका नाम था सिकंदर। इधर एक व्यक्ति का उदय हुआ और नाम था सिकंदर, और इसे जो गुरु मिले वो मिले अरस्तु। अरस्तु जैसे गुरु मिल गए, जो कि दार्शनिक रूप से भी
बहुत ज्यादा विख्यात रहे और किसी की भी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने में सक्षम थे ये, तो अरस्तु गुरु हो गए। उसके बाद में अरस्तु ने सिकंदर को सिखाया पढ़ाया और ऐसे में सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का सपना देख लिया। लेकिन सिकंदर ये जानता था कि वो विश्व विजेता तो तभी बन सकता है कि जब वो कम से कम ईरानी साम्राज्य को, हकमनी वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दे। तब ऐसे में इस समय पर यहां पर जो गद्दी पर बैठा हुआ था वो बैठा हुआ था दारा तृतीय। दारा तृतीय, ठीक है। तो कहते हैं कि यहां पर इसका दारा, हम इंडियंस लोग दारा कहते हैं, बाकी नाम है दरहुल तृतीय या डेरियस तृतीय भी कहा जाता है। तो अब यहां पर यह गद्दी पर बैठा हुआ था, कोई नहीं, सिकंदर डरा नहीं। सिकंदर वहां से निकलता है और 331 बीसी में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसे इतिहास में जाना जाता है अरवेला के युद्ध के नाम से, अरवेला का युद्ध। तो अरवेला का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक और सिकंदर, दूसरी ओर जो है वो कौन था आपका, दारा तृतीय था। और फाइनली इसमें सिकंदर जीत जाता है और हकमनी वंश का साम्राज्य जो है वो सिकंदर को मिल जाता है। यानी सिकंदर ने फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ये क्षेत्र उसने जीत लिया, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र उसने यहां तक आ गया। अब क्या था, पूरा क्षेत्र आप सोचिए, वहां से पूरा यूनान हो गया, आगे इराक, सीरिया, सब कुछ जीत लिया, सीरिया, इराक, और अब कहां तक आ गया, ईरान तक आ गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, उसका ईरानी साम्राज्य उसके पास भी आ गया। अब उसने कहा मुझे इससे आगे बढ़ना है। सिंपल सी बात है, अगर उसे आगे बढ़ना है तो आगे क्या पड़ेगा, भारत। क्योंकि सिंपल सी बात है, ईरानी लोग तो इंडिया तक पहुंच ही चुके थे। तो अब उसने फिर इंडिया को जीतने का सपना देखा, तो अब उसने इंडिया पर आक्रमण किया। अगर ईरानी लोग ही भारत पर आक्रमण ना करते तो शायद सिकंदर का आक्रमण भी भारत पे नहीं होता, ये सिंपल सी बात है। तो सिकंदर का आक्रमण तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा कि ईरानी लोग सिकंदर के आक्रमण के प्रेरणा स्रोत बने। अगर ईरानी आक्रमण नहीं करते तो सिकंदर भी आक्रमण नहीं करता। सिकंदर ने जो शिक्षा ली ईरानियों से वो यही ली कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए और उसे आय का एक प्रमुख स्रोत बनाना चाहिए और बड़े पैमाने पर वहां से इनकम प्राप्त करनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। तो ये कुछ कहानी थी ईरानी आक्रमण की। और आप कुछ शब्द अगर तैयार करना चाहते हैं ईरानी आक्रमण के बारे में तो एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और वो है ईरानी आक्रमण के प्रभाव। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है, ईरानी आक्रमण के प्रभाव, भारत पर ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव रहे। ईरानी के भी पूछ सकता है, यूनानी के भी पूछ सकता है। चूंकि अभी हमने ईरानी पढ़े हैं तो इसलिए ईरानी आक्रमण के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला प्रभाव जो रहा, तो पहला प्रभाव तो ये रहा कि देखिए, प्रभाव को हम कैसे समझेंगे, प्रभाव को हम ऐसे समझेंगे ना कि भारत में बाद में जिन जिन चीजों का चलन हुआ वो किन किन मायनों में ईरानी चीजों से सिमिलैरिटी रखते हैं, तब हम कह सकते हैं वो ईरानियों की देन है। तो इसमें एक एक करके हम बात करें तो पहला, भारत में अरेमाइक लिपि का विकास हुआ। अरेमाइक लिपि का विकास हुआ, अरेमाइक लिपि का विकास, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं क्षत्रप प्रणाली विकसित हुई, क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ। ये क्या है मैं भी समझाता हूं आपको एक एक करके। अगला, सिगलोई व डेरिक सिक्के चलन में आए, ये भी एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने के लिए मिला। ठीक है, और घंटे जैसी गुंबद कला भी कहते हैं इन्हीं की देन है, जो अशोक के समय हमें दिखाई दी गुंबद कला। ये भी किनकी देन रही आपकी, ईरानियों की। इसके अलावा अभिलेख लिखवाने की परंपरा, अभिलेखों की परंपरा, ये भी कहा जाता है कि यहीं से सीखी, जो कि अशोक ने बड़े पैमाने पर जो है वो आपके अभिलेख लिखवाए हैं। तो वो सब चीजें, कुछ शब्दावलियां भी हमने स्वीकार करी ईरानी लोगों से, जैसे दिपी जैसे शब्दों का भारत में प्रचलन बढ़ गया। दिपी से ही बना है लिपि, दिपी जैसे शब्दों को आत्मसात किया। ये कुछ चीजें हैं, एक एक करके समझाता हूं मैं आपको क्या है ये। पहली बात है आपकी
कि ईरानियों का प्रभाव पहला यह रहा कि भारत में अरेमाइक लिपि का विकास हुआ। लिपि आप जानते हैं ना क्या होती है? लिपि होती है किसी भाषा को लिखने का तरीका। तो भाषा क्या होती है? विचारों को कहने का तरीका, यानी विचारों को कहने का तरीका भाषा है, लेकिन भाषा को लिखने का तरीका लिपि होती है। तो कहते हैं कि ईरान की एक प्रमुख लिपि होती थी उस समय, जिसे हम कहते थे खरोष्टी। और खरोष्टी लिपि की खास बात क्या थी? यह लिखी जाती थी दाएं से बाएं, यानी इस ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। सेम भारत में भी एक ऐसी ही लिपि का विकास हुआ जो ऐसे ही लिपि लिखी जाती थी, और वो लिपि का नाम था अरेमाइक लिपि। तो अरेमाइक लिपि चूंकि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये काफी हद तक सिमिलर थी खरोष्टी लिपि के, जो कि ईरानी लिपि थी, तो कह सकते हैं कि भारत में जिस अरेमाइक लिपि का विकास हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, वो अरेमाइक लिपि बेसिकली किससे विकसित हुई? खरोष्टी लिपि से। और आप देखोगे कि जो अशोक के लेख हैं उन लेखों में भी इस लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ। क्षत्रप प्रणाली का मतलब सीधी सी बात मैंने आपको बताई, वो लोग अपने साम्राज्य को क्या करते थे ना, इस तरीके से प्रांतों में बांटते थे, जिससे कि प्रांतीय शासन सुलभ हो जाए और पूरा साम्राज्य बना रहे। तो प्रांतों में बांटने की ये परंपरा भी कहते हैं हम लोगों ने ईरानियों से सीखी। फिर आगे आप मौर्य काल में देखोगे कि प्रांतों में बांटा गया। आपने हर्यक वंश में ऐसे प्रांत सुने क्या? ये प्रांत नहीं सुने होंगे ना, आपने प्रांत नहीं सुने होंगे, अलग अलग राज्य सुने होंगे, अलग अलग महाजनपद सुने होंगे, लेकिन एक साम्राज्य में प्रांत नहीं सुने। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे मौर्य काल में, कि एक प्रांत था उत्तरापथ, एक था प्राची, एक था अवंती, एक था स्वर्णगिरी। ये आपको मिलेगा मौर्य काल में देखने के लिए। सेम कहते हैं ये प्रांतों में विभाजन की जो परंपरा विकसित हुई ये ईरान से हुई। और ये जो प्रांत कहलाते थे, ईरानी लोग इनको क्षत्रप बोलते थे ना, और इनका जो प्रमुख होता था उसे क्या बोला जाता था? क्षत्रपी। तो ये वाली परंपरा यहां शुरू हो गई। भारत में प्रांत बोलने लगे, और उसका प्रमुख जो होता था वो युवराज होता था, यानी जो राजा का पुत्र होता था वही वहां जाकर के बैठता था। इसके अलावा भारत में सिग्लोई व डेरिक प्रकार के सिक्के शुरू हुए। सिग्लोई सिक्के ईरानी सिक्के हैं जो कि मुख्यतः चांदी के होते थे, और डेरिक सिक्के जो होते थे भाई ये सोने के होते थे। ये सिक्के होते थे सोने के। तो उसी प्रकार के सिक्के भारत में विकसित हुए, यानी इन सिक्कों का प्रचलन जो है वो भारत में देखा गया, चांदी के सिक्कों का भी और सोने के सिक्कों का भी। यानी मैं कह सकता हूं ईरानी सिक्कों का प्रचलन भी भारत में बढ़ गया। ये भी एक बड़ा प्रभाव ईरानी आक्रमण का हमें देखने के लिए मिलता है। घंटे जैसी गुंबद कला, जैसे घंटा होता है वैसे गुंबद भी आपने कई बार देखे होंगे। खास तौर पर अगर आप मौर्य काल में अशोक कालीन कला देखोगे, अशोक कालीन कला में आप ये पाओगे कि वहां पर ये देखा गया कि वहां पर जो स्थापत्य है वहां पर गुंबद जो है वो घंटे के समान है, और ऐसे गुंबद जो घंटे के समान होते थे ये देखे जाते थे ईरान वाले क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो भारत में घंटे जैसी गुंबद की कला विकसित हुई ये भी ईरानियों की देन है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी तक कितनी बातें करी मैंने? अरेमाइक लिपि का विकास, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हो गई आपकी ये क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ, प्रांतों में बांटने का जो परंपरा है वो शुरू हो गई। इसके अलावा सिग्लोई व डेरिक प्रकार के सिक्के विकसित हुए। घंटे ऐसे गुंबद की स्थापत्य कला भारत में प्रचलन में आई। अगला है अभिलेखों की परंपरा। कहते हैं अभिलेख लिखवाने भी हमने उन्हीं से, ये अभिलेख लिखवाने की कला भी हमने ईरानियों से ही सीखी है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई देते हैं ना कुछ ईरानी अभिलेख मिलते हैं हमें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। वहिस्तून, हमदन, नस्ते रुस्तम, पर्सिपोलस, ये कुछ अभिलेख मिले हैं और ये ईरानियों के हैं। इनसे हमें काफी जानकारी भी मिलती है। तो जो काम अशोक ने आगे चल के किया है वो काम पहले ईरानी लोग कर चुके हैं। तो एक जो बड़ी बात है वो है भारत में, आप देखिए ना, हम कहें कि बताइए कौन सा वो शासक है जिसने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए, आपका नाम आएगा अशोक। लेकिन ये कला कहां से सीखी उसने कि हाँ अभिलेख लगवाए जा सकते हैं, राजाज्ञाएं लगवाई जा सकती हैं पत्थरों पे लिख के, शिलाओं पे लिख के। तो ये चीज किससे सीखी है? ईरानियों से। तो एक बड़ी चीज अभिलेखों की परंपरा भी किन लोगों से सीखी? हमने ईरानियों से सीखी। और फाइनली लास्ट, दिपि जैसे शब्दों को आत्मसात किया। अशोक के समय आप देखेंगे लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कहते हैं लिपि शब्द जो निकला है वो किससे निकला है? दिपि से निकला है। ये लिपि शब्द भी दिपि से निकला है। यानी कुछ ऐसे शब्दों का प्रचलन बना भारत में बढ़ा
जिनका मूल ईरानी शब्द थे, यानी ईरानी शब्दों से भारत में भी कुछ नए शब्दों का प्रचलन बढ़ गया। इतना कम से कम आप तैयार रखना, इस पे 15-15 20-20 लाइन भी अगर तैयार रहेंगे आपकी तो फर्स्ट क्लास आपका एक आंसर रहेगा। ये कई बार आपसे कहीं भी पूछ सकता है, कहीं भी कोई भी, और वैसे भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत पे सबसे पहले आक्रमण ईरानियों ने करा, तो कुछ बता सकते हो कि क्या देन रही ईरानियों की, हमें क्या क्या दिया। तो आप 4-5 पॉइंट हाथों पे रखिएगा। जैसे छत्र प्रणाली का विकास हुआ, अरेमाइक लिपि का विकास हुआ, कुछ सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, सिग्लोई और डेरिक प्रकार के, ठीक है, कुछ शब्दों का प्रचलन बढ़ गया, दिपि जैसे शब्द लिपि के रूप में परिवर्तित होकर सामने आए, ठीक है, गुम्बद जैसी स्थापत्य का विकास हो गया, तो ये एक चीज़ थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें रही हैं भारत में, इनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी देन इसमें मैं कहूँगा तो अभिलेखों की परंपरा है, जिसके लिए हमारे यहाँ के अशोक जैसे शासक जाने गए। वो कला हमने किनसे ली है? ईरानियों से ली है। क्लियर है मामला? तो ये भाई पूरा ईरानियों का आक्रमण था, और जहाँ तक मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है पूरा ईरानी आक्रमण? ठीक है, एक बार देख लो, इसको स्टॉप कर दो।